Okay, so the next topic we have is indefinite integration. This is the very basic chapter of इंटीग्रल कैलकुलस. तो कैलकुलस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया फॉर अंडरस्टैंडिंग. एक हो गया आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा हो गया आपके पास में इंटीग्रल कैलकुलस. So the very basic and fundamental introduction about integral calculus, we begin with the chapter that is indefinite integration. So indefinite integration is basically, we can say, this is the reverse process of differentiation. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं. दैट्स वाई किसी फंक्शन का अगर हमको इंटीग्रल बताना है तो उसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. जैसे कि if we begin with this definition, we can say that indefinite integration, or simply when we call it integration, is the reverse process of differentiation. Reverse process of differentiation हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि let's say we have dy dx, that is differentiation of any function fx जो है वो अगर हमारे पास में gx है तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज एनी फंक्शन gx. अब इसी का रिवर्स अगर हम बोले कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx जो है वो क्या होगा, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx जो है वो fx हो जाएगा. स्लाइड चेंज है, क्या चेंज है जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx जो है वो क्या हो जाएगा, और वी कैन से दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx, और इसी को हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx और इंटीग्रेशन ऑफ gx, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ gx. ठीक है. नाउ नीड नॉट टू मेंशन कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x ही बात कर रहे हैं. जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं भाई डेरिवेटिव ऑफ fx, तो विद रिस्पेक्ट टू x वहाँ पर छुपा हुआ है. ठीक है. लेकिन अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx या इंटीग्रल ऑफ gx, एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx या फिर इंटीग्रल ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमने यहाँ पे लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू x ही बात हो रही है यहाँ पर. तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सो वी हैव अ सिंबल दैट इज एलोंगेटेड s. ठीक है. एलोंगेटेड s का सिंबल बनाया हमने और यहाँ पे लिखा हमने gx एंड dx. सो दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. gx जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. तो ये हो गया आपके पास में डिफरेंशियल ऑफ x. x की डायरेक्शन में एक छोटा, बिल्कुल x की डायरेक्शन में जीरो डिस्टेंस का एलिमेंट. ठीक है. तो ये हो गया आपके पास में अभी के लिए बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो जब आपने एफ एक्स का डेरिवेटिव किया तो जी एक्स मिला. तो जब आपने जी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिला, यहाँ से आपको एफ एक्स मिल गया प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिटरी कांस्टेंट. अब इसका क्या मतलब हुआ जरा समझते हैं. सपोज करो कि आपने साइन एक्स, जैसे कि अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स बोल दूँ तो आपने अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा. अगर आपने साइन एक्स प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन किया तो भी आपको कॉस एक्स मिलेगा. और अगर आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस सेवन किया तो भी आपको कॉस एक्स मिलेगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, जी एक्स मिलना चाहिए. सिंपल सी बात है. तो इसी तरह से जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक आर्बिटरी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं. ठीक है. क्योंकि साइन एक्स प्लस टू करूँ, साइन एक्स माइनस थ्री करूँ, साइन एक्स माइनस हंड्रेड करूँ, इनका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये जो टू माइनस थ्री और माइनस हंड्रेड ये तो गायब हो जाएगा. इन सब का आंसर तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स. तो हमें क्या पता कि यहाँ पर ये कॉस एक्स
जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। सिंपल है बात। ये अगर साइन एक्स है तो ये कॉस एक्स है, तो यहाँ पर ये कॉस एक्स डी एक्स जो है वो साइन एक्स आ गया। लेकिन अगर ये साइन एक्स -5 है तब, तो फिर हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसको हम रीड क्या करेंगे, सो दिस इज elongated as, this is sine of integration gx क्या है, gx जो है फंक्शन जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। dx क्या है, dx इज डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x या फिर डिफरेंशियल ऑफ x। fx क्या आ गया, जिसका इंटीग्रेशन किया, so this is integration of gx, this is integration of gx, integration of gx, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं और इंटीग्रल ऑफ gx। और ये तो हो गया आपके पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेट जो ये अपने पास में आए, तो ये तो इंटीग्रल आ गया किसका, gx का इंटीग्रल आ गया, ठीक है, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया c। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx बोल सकते हो आप, या फिर इंटीग्रल ऑफ gx बोल सकते हो आप, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं प्रीमिटिव। Primitive is also another name of indefinite integration, that is the reverse process of differentiation, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ बेसिक्स एंड फंडामेंटल लॉज की, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है छोटे छोटे से, तो लेट से कि एक एफ एक्स हो गया आपके पास में फंक्शन, और एफ एक्स डी एक्स आपको बताना है। अब एफ एक्स डी एक्स बताना है मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स जो है, और यहाँ पर आपको बताना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोचो कि अगर मैं यहाँ पर कुछ कांस्टेंट सी लिख रहा हूँ, तो कांस्टेंट सी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर एफ एक्स ज़ीरो है तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंपल। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास में सपोज करो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स पूछा है, और एफ एक्स जो है वो ज़ीरो था यहाँ पर, तो उसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि लेट से एफ एक्स जो है वो है आपके पास में, सपोज करो आप कि एफ एक्स जो है वो है आपके पास में 2x, ठीक है। अब आप सोचो कि 2x जो है वो एफ एक्स है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर 2x हो जाए, मतलब कि एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है, इसका आपको एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो अगर आप ऐसा कोई फंक्शन सोच पाओ जिससे कि ये मिल जाए, मतलब कि इसका, तो 2 × x² / 2 दैट इज x²। बेसिकली x² जो है वो उसका x² का जो डेरिवेटिव है वो 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इज x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि x² +7 करो या x² -100 करो, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो तो 2x ही मिलने वाला है। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास में, x² + c। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर
एफ एक्स लिख दूँ एक्स पावर एन, तो एक्स पावर एन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? तो अब आप सोच के देखो कि एक्स पावर एन का एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, तो ऐसा क्या फंक्शन लें जिसका डेरिवेटिव करने पर हमको ये मिल जाए। तो आप देखो, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एन प्लस वन आगे आएगा, फिर एक्स की पावर में एन प्लस वन माइनस वन आप करोगे, और डिवाइड में एन प्लस वन पहले से है, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, एक्स पावर एन प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, सी। थोड़ा सा सिंपल अगर हम सोचें तो हम बोल सकते हैं कि भाई ई पावर एक्स जो है, अब ई पावर एक्स प्लस सी अगर आप लिख दोगे तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब ई पावर एक्स के लिए ई पावर एक्स ही आपको आंसर मिल जाएगा। वन अपॉन एक्स अगर है, ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स तो वो आ जाएगा आपके पास में एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। मॉड ऑफ एक्स लिखना ज़्यादा बेटर है, कई बार जो है वो सिंपली एक्स भी लिख देते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन अगर कहीं पर ऑप्शन अवेलेबल है एल एन ऑफ मॉड एक्स और एल एन एक्स, तो एल एन ऑफ मॉड एक्स बेटर चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। क्यों? क्योंकि एन इक्वल टू माइनस वन अगर हो गया तो ये सिचुएशन तो यही बन गया, अगर यहाँ पर एक्स की जगह एन की जगह पर माइनस वन रख दिया वो तो वन अपॉन एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अभी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो हमने लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये लिखा हुआ है आपके पास में, दिस इज सेम एज राइटिंग ज़ीरो का डी एक्स, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर ये लिखा हुआ है आपके पास में टू एक्स डी एक्स, मतलब कि टू एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर इसी को लिखने का तरीका हो गया एक्स पावर एन डी एक्स, फिर ये हो गया ई पावर एक्स डी एक्स, फिर ये लिखा हुआ है आपके पास में वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये तो नोटेशन हो गया, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग विद डी एक्स, ठीक है। तो वी हैव फ्यू वी कैन से दैट फंडामेंटल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसमें क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, जैसे कि अगर आपके पास में k ऑफ डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कि आप बाहर रख सकते हो एंड डी एक्स को आप सॉल्व करके लिख सकते हो, नाउ डी एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास में x प्लस सी, ठीक है। डी एक्स है क्या, बेसिकली डी एक्स है डिफरेंशियल ऑफ x, ठीक है। अच्छा, जब हम dy बाई डी एक्स लिखते थे तो दिस इज सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ y, यहाँ पर dy एंड dx का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम dy लिख रहे हैं तो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ y है, डिफरेंशियल ऑफ y है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशियल ऑफ x। कहने का मतलब ये हुआ कि dy जो है वो क्या है, नोट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट करके हम लिख सकते हैं dy इज डिफरेंशियल ऑफ y, that is product of differentiation of y with respect to x and differential of x, that is dx। मतलब अगर कहीं पर आपके पास में लिखा हुआ है d ऑफ साइन x, तो आप क्या करो, इसको इक्वल लिखोगे आप किसके, साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज cos x मल्टीप्लाइड बाय dx। सिंपल है बात। तो अगर आपके पास में कहीं पे लिखा हुआ है d ऑफ वाई स्क्वायर,
सो अभी ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 2y इंटू डी वाई। सिंपल है बात। डी ऑफ एक्स पावर 4 लिखा है अगर आपके पास में, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास में लिखा हुआ है 4x³ इंटू डी एक्स। पहले आप इसका डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसमें डिफरेंशियल ऑफ एक्स जो है उससे क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर dy और dx, ये जो dy है इसका मीनिंग एकदम अलग है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ y। और ये डिफरेंशियल ऑफ y है क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशियल ऑफ x दैट इज dx। ठीक है, तो ये बात हमने याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्लियर है बात। नाउ k टाइम्स ऑफ dx लिखा हुआ था तो उसको हमने क्या लिख दिया, kx प्लस सी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से, अगर आपके पास में लिखा हुआ है लेट से k ऑफ fx dx, तो इसको हम क्या लिख देंगे, k टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx dx। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। फिर आपके पास में अगर लिखा हुआ है कि f1x प्लस माइनस f2x और इसका इंटीग्रल dx, इसको हम लिख सकते हैं f1x dx प्लस माइनस f2x dx। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ fx dx इज नॉट सेम एज इंटीग्रल ऑफ fx, मतलब कि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है विदाउट dx। ठीक है, तो दिस इज मीनिंगलेस, वी कैन से दिस मेक नो सेंस, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इसी तरह से fx इंटू जी एक्स अगर लिखा हुआ है dx, सो वी कैन नॉट राइट इट एज fx इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स इंटू डी एक्स। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। जैसे कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट से जो एक नया फंक्शन बनता था, या फिर कोई एक फंक्शन जो है वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो उनके डिफरेंशिएशन का हमारे पास में रूल होता था और उस रूल के बेसिस पर हम उसको सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे कि दो इंटीग्रल जो है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रल है उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, या फिर इस तरह का कोई हमारे पास में अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट रूल नहीं है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसके लिए बाई पार्ट्स मेथड हम यूज करते हैं। इसी तरह से अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि एफ एक्स बाई जी एक्स जो है इज इक्वल टू डी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू राइटिंग कि एफ एक्स डी एक्स लिख दिया आपने डिवाइडेड बाई जी एक्स डी एक्स लिख दिया। ठीक है, ऐसा करना सही नहीं है। ठीक है बात, तो इन सारी बातों को हमको ध्यान रखना है। दीज आर फ्यू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल मीनिंग, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा 2x dx, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2x का अगर हम मतलब एक ऐसा फंक्शन खोजें जिसका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, तो 2x का इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन करने पर 2x मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर c जो है वो तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 2x dx दे क्या रहा है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस सी दे रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस सी है क्या बेसिकली, अगर हम यहाँ पर लेट से ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस,
सिमिलरली लेट्स से ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी, मैं सी का वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो अब आपके पास में जो फंक्शन बचा वो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। ये ये कब आ गया, जबकि एक्स का वैल्यू आपने क्या रख दिया, ज़ीरो रख, सी का वैल्यू क्या रख दिया आपने, ज़ीरो रख दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसी को अगर मैं एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूं, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो आपके पास में आ गया, ये आ गया आपके पास में लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, सी का वैल्यू पहले जीरो रखा तो एक्स स्क्वायर मिल गया, फिर सी का वैल्यू हमने वन रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल गया। अब सी का वैल्यू अगर हम माइनस थ्री रख दें तब क्या होगा, तब ये जो कर्व है, ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ। ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, लेट से यहाँ पर हमने सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू आपने रख दी माइनस थ्री, तो ये बन गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब इस तरह से आपको बहुत सारे कर्व मिलते जाएंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सी के लिए। आप सी की जितनी वैल्यू रखोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको उतने कर्व मिलते जाएंगे, डिपेंड करेगा कि सी का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, लेट से ये आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है, तो इस तरह से जो कर्व मिल रहे हैं, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउ वी कैन से दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें विच इज हॉरिजॉन्टल, विच इज और वी कैन से वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें हम, लेट से x इज इक्वल टू ए। हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और ये जो लाइन है आपके पास में, ये लाइन हो गई लेट से x इज इक्वल टू ए। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये इन सारे कर्व्स को कट करेगी, ऐसे और भी बहुत सारे कर्व आ रहे होंगे क्योंकि ये तो c की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, तो c की तो आप इन्फिनाइट वैल्यूज रख सकते हो, तो इन्फिनाइट कर्व्स आपको मिलेंगे। लेकिन इन सारे कर्व में एक प्रॉपर्टी होगी कि हर एक कर्व करस्पॉन्डिंग जो भी एक गिवन कर्व है उसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए पर जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो हर एक का जो डेरिवेटिव है वो तो 2x है, तो x की जगह पे आप a पुट करोगे तो डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव निकलेगा वो 2a निकलेगा। तो जब आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो ये जो टेंजेंट होगी, ये जो टेंजेंट होंगी आपके पास में, ये सारी की सारी जो टेंजेंट्स होंगी वो क्या होंगी, वी कैन से दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो, अब यही जो है वो टेंजेंट इस तरह की यहाँ बनेगी, फिर आप देखो इसी तरह की टेंजेंट यहाँ पे मिलेगी, फिर आप देखो इसी तरह की टेंजेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। अब ये जो सारी टेंजेंट्स हैं x इज इक्वल टू ए पर, ये सारी टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पर जब आप डेरिवेटिव निकालोगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकालोगे आप, वो आएगा 2x, एंड एट x इज इक्वल टू ए तो वो क्या आएगा 2a।
सिमिलरली जब आपके पास में कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो इसका डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो आएगा 2x एंड एक्स इज इक्वल टू ए रखोगे तो 2a। तो इस पॉइंट पर जितनी भी आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे वो सारी टेंजेंट्स क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गई कि एफ एक्स जब आपने लिखा यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। So this represent family of parallel curves. So this is the geometric meaning of fx. So geometric meaning of fx dx, that is integration of fx with respect to x, and this is sign of integral. ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या हो गया, प्रिमिटिव। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रेंड। dx क्या है, dx जो है वो डिफरेंशियल ऑफ x है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग हो गया वो हो गया कि यहां से हमको क्या मिल रहा है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स मिल रहा है। अब जितने आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता हैं फॉर द डिफरेंशिएशन, उन सभी से जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनते जाएंगे। जैसे कि इफ वी वांट टू लिस्ट फ्यू ऑफ देम, सो वी कैन लिस्ट देम। लेट्स से कि आपको इन डिफरेंशिएशन पता है किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पता है अपन को, साइन एक्स पता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इज कॉस एक्स। Differentiation of sin x is what, cos x. So now we can say that integral of cos x dx वो क्या आ जाएगा आपके पास में, इंटीग्रल ऑफ cos, मतलब कि देखो यहां से इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला। अब cos x को जब आप एंटी डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलना चाहिए, sin x मिलना चाहिए विद वन कांस्टेंट, तो sin x प्लस सी आ गया, सिंपल है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पता है आपको, कॉस एक्स पता है, क्या पता है, वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस को हमने अगर उस तरफ बचा दिया तो साइन एक्स डी एक्स, मतलब कि साइन एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल गिव यू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो तो मुफ्त है। ठीक है बात। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं बोलूँ यहाँ से एक्स रेज टू पावर n प्लस वन, क्या जाएगा n प्लस वन, या फिर एक्स रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये लिख सकते हैं। ये क्या जाएगा, n प्लस वन आगे आएगा, n प्लस वन क्या जाएगा भाई, यहाँ से देखो आप n प्लस वन आगे जाएगा, यहाँ से जाएगा x रेज टू पावर n प्लस वन माइनस वन, दैट इज x रेज टू पावर n, और डिवाइड में n प्लस वन है तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, x रेज टू पावर n, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, वेयर n is not equal to minus 1. Now we know that d by dx of ln of x क्या होता है, ln of mod x अगर हम लिख दें तो d by dx of ln of mod x होता है आपके पास में 1 upon x. So now we can say that 1 upon x dx क्या जाएगा, ln of mod x plus c. ठीक बात है। फिर आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स डी एक्स, तो वो क्या जाएगा आपके पास में, सेक ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है बात। तो इस तरह से जो है हम जितने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज जानते हैं उतने हम इंटीग्रल के फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है।
जैसे e power x d by dx of e power x. So this can be written as e power x. So now we can say integral of e power x with respect to x is e power x plus c. ठीक है बात. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके. So these are few standard or we can say fundamental. आगे भी हम लिस्ट करते रहेंगे फंडामेंटल formulas of indefinite integration. So basically indefinite integration is what? It is the reverse process of differentiation. But integration जो है वो differentiation की तरह उतना simple नहीं है. But definitely we will learn many techniques to how to deal different kind of integral problems. So how to solve integration. Okay. So I hope this is clear to all of you.